हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, वो किस किस ऑर्गेनेल्स से बना होता है, और हमने सेल एनवेलप को बेसिकली मेनली हमने सेल एनवेलप को डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। नाउ वील डिस्कस द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, फर्स्ट उसमें हम आज डिस्कस करेंगे मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम होता क्या है? मीजोजोम एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कह सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, जैसे ये सेल है, नॉर्मली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे ही नॉर्मल हमने इमेजिन की, ऐसे ही हमने देखी, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने एक्सटेंशन बना लेती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उन एक्सटेंशंस को हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक, अब ये तो हमने बात कर ली कि मीजोजोम एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये जो होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द वेसिकल, second one is lamellae, and third form is tubules. ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम बहुत बेसिकली इन 3 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं एक्चुअली। ठीक है, जो वेसिकल्स होते हैं वो हमको सेल के बाहर भी मिल सकते हैं और सेल के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, वेसिकल्स can be present outside as well as inside the cell. ठीक है, अब वेसिकल्स दिखते कैसे हैं या उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वेसिकल्स की जब हम बात करते हैं वो एक वी कैन से फ्लूइड होता है या साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि लिपिड बायलेयर से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, पूरा नहीं बना रही हूँ। तो ये जो लिपिड बायलेयर है ये इस फ्लूइड या साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। ठीक,
और ये है एक बेसिक वेसिकल का स्ट्रक्चर। अब वेसिकल्स जो होते हैं सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेल के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लाइन में ही कहा था कि ये दो तरह के हो सकते हैं, इनसाइड दी सेल और आउटसाइड दी सेल, ठीक है। अब इनका बेसिक फंक्शन जो होता है नहीं, पहले हम देख लेते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। ये जो वेसिकल्स होते हैं ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती कि कुछ स्पेशल प्रोसेस होता है तो फॉर्म होता है, नहीं। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स जो सेल की बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हुए नेचुरली फॉर्म होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो उस ड्यूरेशन में वेसिकल्स फॉर्म करती है, ठीक है। और वेसिकल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वेसिकल्स के बारे में ये बेसिक चीज़ें थी जो हमको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। और अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे तो ये फूड रिजर्व भी करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट को भी स्टोर करता है, involved in metabolism, फूड रिजर्व में भी काम आता है, एंजाइम स्टोर करने के भी काम आता है, ठीक है। अब ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं, जैसे हमने देखा था कि ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स को जब हमने छोटा किया तो वो ऑर्गेनिल बने, ठीक। उसी तरह जब ट्यूब्स होती हैं और जब छोटी छोटी ट्यूब्स को हम देखते हैं तो हम उनको ट्यूब्यूल्स कह देते हैं। थर्ड वन अपना था लैमेले। लैमेले क्या होता है कि एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर या काफ़ी क्लोजली लाए करते हैं एक दूसरे से और बीच में कुछ स्पेसेस छोड़ देते हैं। ये लैमेले हम आगे जाके भी देखेंगे, थाइलाकॉइड की लैमेलेस होती है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड आउट होती है, ये सब हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन लैमेले अभी के लिए अगर हम समझना चाहें तो ये थिन मेम्ब्रेन्स होती है जो कि काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से लाए करती है और उनके बीच में एक स्पेस होती है, ठीक है। ये बेसिकली रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन जैसे फंक्शन में, सेल रेस्पिरेशन जैसे फंक्शन में इन्वॉल्व होती है और फिल्टर फीडिंग में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो रेस्पिरेशन में फिल्टर फीडिंग और ट्रैक्शन, क्या सेल में जाना क्या ऑर्गेनेल में उसमें जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या, मतलब ये बेसिकली उस चीज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में तो इन्वॉल्व होती ही है। आगे हम लैमेला के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जब हम मीजोजोम के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ क्वाइट इनफ, ठीक है। मीजोजोम में बेसिकली हमने देख लिया था कि ये सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि वेसाइकल, लैमेला और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है सेल में। अब अगर हम मीजोजोम का फंक्शन देखेंगे तो उस फंक्शन में इन्वॉल्व है
cell wall formation, cell division, secretion, increases the surface area, एंजाइम कंटेंट। ठीक है, ये सब जो बेसिक फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक मीजोजोम के, ये उसके बेसिक फंक्शंस होते हैं। सेल डिविजन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब बेसिक फंक्शंस होते हैं जो एक मीजोसोम परफॉर्म करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है कुछ सब्सटेंसेस के, एंजाइमेटिक कंटेंट को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम बेसिकली ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, RNA stands for ribonucleic acid. इन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल्स में बाद में चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड RNA दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, RNA DNA से बनता है। DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो हमने पढ़ा था। ठीक है, DNA जो होता है वो जब कन्वर्ट होता है एंजाइम से वो RNA बनाता है, और RNA फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोटीन्स में, जो कि बेसिक कैरेक्टर्स या जो भी कोडिंग होती है कि आगे डिसाइड होता है कि क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। तो ये बेसिकली RNA से जब प्रोटीन्स बनते हैं उसके बाद डिसाइड होता है। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज एसोसिएटेड क्लोजली टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
एंड अभी हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। जब हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग जो राइबोसोम होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो हम तभी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको काफ़ी सिंपल रख रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, दैट इज (50S and 30S. S here stands for सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये और कुछ नहीं होता, बेसिक डिटेल या बेसिक क्वांटिटी होता है डेंसिटी या साइज के बारे में किसी भी चीज़ की, ठीक है, रिलेटेड टू डेंसिटी एंड साइज। इसमें हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 50S और 30S, ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो कि होता है 70S, ठीक। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो राइबोसोम होता है दैट इज़ 80S, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 70S किस में होता है और 80S किस में होता है। तो हम ये मान के चलते हैं सिर्फ समझने के लिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस इवॉल्व होता है, लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, ऑर्गेनेल सब साथ में ही साइटोप्लाज्मा में लाई कर रही है जो भी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ज़्यादा सिंपल होता है, छोटा पार्ट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक उससे बड़ा ही पार्ट होगा क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ये जो भी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो जो सिंपल है उसको छोटा वाला राइबोसोम का पार्ट मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ दी 70S। और यूकैरियोटिक को अगर अपन मानते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम उसको ज़्यादा अमाउंट दे देंगे, दैट इज़ दी 80S। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि 2 यूनिट में बटा हुआ होता है, दैट इज़ 50S एंड 30S, ठीक। अब राइबोसोम की बात करने के बाद हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन जो मेन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अगर हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सपोज ये छोटा सब यूनिट है, ये बड़ा सब यूनिट है, ठीक है। ये mRNA है, ये tRNA है, और एक अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है।
ठीक है। अब राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जब हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस जिससे डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ये सब में हम अभी नहीं जाएंगे, ये जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, डीएनए आरएनए ये सारी चीज़ें क्या होती है, किससे बनती है। अभी जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक स्ट्रक्चर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स में हम ये पढ़ लेते हैं कि एमआरएनए और टीआरएनए होते क्या हैं, ठीक है। आरएनए मैंने आपको बताया था कि होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। राइबोन्यूक्लिक एसिड काफ़ी तरह के होते हैं, उसमें जो 3 मेन कैटेगरीज होती है, बाकी एसएनआरएनए एसआरएनए ये सारी चीज़ें हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन 3 कैटेगरीज होती है उससे हम थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं। 3 कैटेगरीज होती है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। M stands for messenger RNA, R stands for ribosomal, and T stands for transfer, ठीक है। तो राइबोसोम में टीआरएनए और एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक। ये हमने बात की राइबोसोम्स की। अब हम वापस आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। द ओनली थिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस येट इज पिलाई एंड फ्लैजेला, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने उसमें कुछ ऐसी चीज़ बनाई थी और कुछ ऐसी चीज़ बनाई थी। तो जो बड़ा एक्सटेंशन है दैट इज़ फ्लैजेला, जो छोटा एक्सटेंशन है दैट इज़ पिलाई, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कुछ मूव कर सकते हैं और कुछ मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो बैक्टीरियाज या जो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, मूव कर सकते हैं, उनको मूव करने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको मूव करने के लिए पैर चाहिए, वैसे ही बैक्टीरियाज को या इन सेल्स को मूव करने के लिए एक जो ज़रिया चाहिए होता है, वो ज़रिया इसमें बनता है फ्लैजेला, ठीक है। ये क्या होता है कि एक एक्सटेंशन होता है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टू आउटसाइड द सेल। अब फ्लैजेला को जब हम देखने चलें तो उसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दी ठीक है, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द बेसल बॉडी, सेकेंड वन इज द हुक, थर्ड वन इज द फिलामेंट।
हुक जो होता है बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। बेसल बॉडी और हुक जो होते हैं वो तो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उससे अटैच होते हैं। फिलामेंट वाला जो पार्ट होता है दैट इज फ्री, ठीक है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। एंड बेसल बॉडी इज द इनर मोस्ट पार्ट। अब बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपन मान सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का, ठीक है। दिस होल पार्ट is the basal body, this part is the hook of the filament, and this one is the hook of the flagella, and this one is the filament that lies freely outside the cell and that is responsible for the movement, ठीक है। अब जो बेसल बॉडी होती है उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया है तो उसमें 2 ही रिंग्स प्रेजेंट होगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया है तो उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो M और S रिंग होती है ये और ये, ठीक है। These rings are common to gram positive as well as gram negative bacteria, ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो 2 एक्स्ट्रा रिंग प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो है P और L रिंग। जो M रिंग होती है, फर्स्ट अपन नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। जो M रिंग होती है वो सबसे अंदर सिचुएटेड होती है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, ठीक है। जो एस रिंग होती है वो जस्ट उसको ऊपर टच करके लाया करती है, उसके अंदर एम्बेडेड नहीं होती है, वो उसके सरफेस पे टच करते हुए लाया करती है, ठीक है। जो पी रिंग है और जो एल रिंग है, पी रिंग जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर होती है मेम्ब्रेन की, और ये लाइपोप्रोटीन, ठीक है। पी और एल लेयर को जब हम देखेंगे तो हम इसी से समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये वाली जो रिंग्स हैं वो अपने जो उनके नाम है जहाँ पे वो लाई कर रही है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया, पेप्टिडोग्लाइकन और लाइपोप्रोटीन, ठीक है। एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। आई नो इट्स बिट कन्फ्यूजिंग, लेकिन फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के जब हम बात करेंगे तो इतनी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, उससे ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ही काफ़ी डिटेल है, ठीक है। ये हम जब एनसीईआरटी लेवल पे बात करते हैं तो हमें इतनी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जब हम कंपटीशन लेवल पे जाने की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा दिखता है। एनसीईआरटी में इट इज़ ऑल नॉट मैंशनड, बट वी शुड नो अ बिट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एम रिंग और एस रिंग ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है एम रिंग। एस रिंग जो होती है मेम्ब्रेन के जस्ट टचिंग लाई कर रही होती है। पी रिंग जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर सिचुएटेड होती है, हेंस द नेम पी रिंग। एल लेयर जो होती है वो लाइपोप्रोटीन लेयर के अंदर एम्बेडेड होती है, इसलिए उसका नाम भी एल रिंग होता है। उसके बाद बेसल बॉडी से कनेक्टेड ही हुक इज प्रेजेंट, जो कि फिलामेंट को
और इस बेसल बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब ये मूवमेंट करते कैसे हैं? ये जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऐसे मूव करना चालू करती है, ठीक है। उस वजह से जब हुक का मूवमेंट होना चालू होता है इन रिंग्स, ये जब रिंग्स मूव करती है तो हुक जब मूव करना चालू होता है तो ये एक प्रोपेलर लाइक मूवमेंट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। प्रोपेलर लाइक ऐसे रोटेटरी मूवमेंट करती है, ठीक है। इसी मूवमेंट की वजह से होता है कि ये फिलामेंट ऐसे ऐसे मूव करने लगता है, बिल्कुल इसी मोशन में आप इमेजिन कर सकते हैं। इस मोशन में जब फिलामेंट मूव करता है सेल के बाहर तो उस वजह से सेल का भी मूवमेंट होता है आगे। दिस रोटेटरी मोशन, दिस प्रोपेलर लाइक मोशन ऑफ द फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, ठीक है। अब फिलामेंट की जब हम बात करते हैं तो उनको भी हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फ्लैजेला सिर्फ एक पोल पे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे मोनोट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल होगा विब्रियो एंड कोलेरा। सेकंड को हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल होगा स्पिरुला, ठीक है। थर्ड होगा लोफोट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल होगा लामांडुला। लास्ट वन इज पेरीट्राइकस। बहुत सारे जब फ्लैजेला पूरे ही सेल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो वील कॉल दैट पेरीट्राइकस, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिख देंगे ई कोलाई या एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट करता है फ्लैजेला को। जब एक फ्लैजेला एक ही पोल पे प्रेजेंट होगा तो मोनोट्राइकस, जब एक एक फ्लैजेला दोनों ही पोल्स पे प्रेजेंट होंगे तो हम इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। जब दो या दो से ज़्यादा फ्लैजेला दोनों पोल पे प्रेजेंट होंगे तो हम उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। जब फ्लैजेला पूरे ही सरफेस पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पेरीट्राइकस, ठीक है। अब हम आते हैं पिल्लाई पे।
जो हमने अभी फ्लैजिला के बारे में डिस्कस किया था वो एक बेसिक आइट से प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की हमने बात की थी, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। यूकैरियोटिक फ्लैजिला को, जैसे कि मैंने राइबोसोम के लिए भी कहा था कि जो चीज़ें यूकैरियोटिक पे प्रेजेंट होती है वो हम यूकैरियोटिक के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं पिलाई और फिम्ब्राई पे, ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, तो ये बेसिकली और अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर, ठीक है। पिलाई और फिम्ब्राई जो वर्ड्स हैं वो इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ फिलाई की बात करेंगे तो हम उसमें 2 टाइप्स ऑफ फिलाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो सेक्स पिलाई होता है उसके साथ हम वर्ड पिलाई ही यूज़ करेंगे, कभी हम उसको फिम्ब्राई के साथ यूज़ नहीं करते। उस पर्टिकुलर सेक्स पिलाई को हम सेक्स पिलाई ही बोलेंगे और फिम्ब्राई नहीं बोलते हैं। अब जब हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। present on most of the gram negative bacteria, and these terms are और यूज इंटरचेंजेबली, मतलब पिल्लाई को फिम्ब्राई, फिम्ब्राई को पिल्लाई बोल देते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे इसके टाइप्स पे। 2 टाइप्स की होती है, सेक्स पिल्लाई और टाइप 4 पिल्लाई, ठीक है। अब इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया है? जो सेक्स पिल्लाई है वो डीएनए मटेरियल को 2 सेल्स के बीच में एक्सचेंज करने में हेल्प करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। इट हेल्प्स in exchange / transferring of the DNA material between 2 cells, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे सपोज ये एक 2 सेल्स हैं, ठीक है। एक उनमें से डोनर सेल होगा, एक उनमें से रिसेप्टर सेल होगा, ठीक है। ये दोनों की जो पिल्लाई होगी वो एक दूसरे से कनेक्ट होगी, ठीक है। और ये आपस में एक मेटिंग ब्रिज बनाएंगे, मतलब जिसके थ्रू ये डीएनए एक्सचेंज हो पा रहा है। ऐसा ब्रिज बनाएंगे अपने पिल्लाई से कनेक्शन करके, इस कनेक्शन को अपन मेटिंग ब्रिज बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फिर जो डोनर सेल है, बैक्टीरिया है, वो अपना डीएनए रिसेप्टर सेल को ट्रांसफ़र कर देगा, और ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। सेक्स पिलाई को हम सेक्स पिलाई क्यों बोलते हैं, नाउ वी नो, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि
जो डीएनए मटेरियल है एक सेल का वो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है। बेसिकली हम भी तो जो आगे रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो उनका बेसिक का एंड में भी क्या होता है कि एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं ना, एक्सचेंज होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वो फिर थर्ड पर्सन में जाता है, मतलब जो उनकी ऑफस्प्रिंग होती है। क्योंकि ये डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसलिए हम जनरली इसको सेक्स पिल्लाई बोल देते हैं। ठीक है, ये एक डोनर और रिसेप्टर बैक्टीरिया होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे की पिल्लाई के साथ कनेक्ट होकर एक मेटिंग ब्रिज को बनाते हैं, एक ज़रिया बनाते हैं जिससे डीएनए एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जो टाइप 4 पिल्लाई होती है वो बेसिकली मोटिलिटी को हेल्प करती है। ठीक है, टाइप 4 पिल्लाई बेसिकली हेल्प्स इन मोटिलिटी। ठीक है, ये पिल्लाई क्या करती है कि एक दूसरे ये या तो किसी बैक्टीरियल सेल पे, किसी होस्ट सेल पे या एक सरफेस पे अटैच हो जाती है और फिर कॉन्ट्रैक्शन करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से फिर वो आगे अपने उस सेल को मूव कराती है, मोटाइल कराती है। ठीक है, तो ये बेसिक था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक, एक बार हम हेडिंग्स देख लेंगे मेन जो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने सेल एनवेलप डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने सेल जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की थी। सेल मेम्ब्रेन की हमने एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पढ़ा जिसको हमने मीजोजोम का, उसमें हमने पढ़ा कि वो वेसाइकल, लैमेले और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। मीजोजोम के फंक्शन पढ़े कि सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में और उसको ट्रांसफ़र करने में, डॉटर सेल्स तक सिक्रीशन में, इन सारे फंक्शंस में मीजोजोम्स हेल्प करते हैं। फिर हम आए राइबोसोम पे, उसमें हमने देखा कि वो एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, 1972 में, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन ओवर देयर। ठीक है, तो जॉर्ज पैलेट ने 1972 में दिया था। वो एक बेसिक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका मेन फंक्शन, उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक के टर्म में बात करें तो उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, 30S और 50S, जो कि मिलके जो कि 70S राइबोसोम बनाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने राइबोसोम्स के बाद में हमने डिस्कस किया फ्लैजेला को। और फ्लैजेला क्या होता है कि एक एक्सटेंशन होता है सेल वॉल से लेकर आउटसाइड दी सेल तक। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है? मोटाइल बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? मोटिलिटी का। फ्लैजेला का फंक्शन सिर्फ मोटिलिटी नहीं होता, कुछ कुछ में इट ऑल्सो वर्क्स एज अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सिर्फ मोटिलिटी इसका मेन फंक्शन होता है, लेकिन और भी फंक्शन फ्लैजेला के होते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंसरी ऑर्गन का। ठीक है, वो बाहर के स्टिमुलस को सेंस करता है, सेंस कर सकता है, तो इट ऑल्सो वर्क्स एज सेंसरी ऑर्गन। जो इन्फेक्शंस वगैरह है उसको फ्लैजेला सेंस कर सकता है। कभी कभी ये अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करता है। तो अलग अलग बैक्टीरियाज के हिसाब से फ्लैजेला में भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। सेकेंड हम आए थे पिल्लाई फिम्ब्राई पे, वो मेनली अटैचमेंट के काम आते हैं। ठीक है, मेन उनका फंक्शन अटैचमेंट है। और ये वर्ड्स ये होते क्या हैं? शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि
काफ़ी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के होते हैं, सेक्स पिल्लाई और टाइप 4 पिल्लाई। सेक्स पिल्लाई डीएनए मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने को हेल्प करता है थ्रू आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और जो टाइप 4 पिल्लाई होता है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट जो होगा, हम उसमें एक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसमें क्या ऑर्गेनेल्स होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके।